Welcome student, welcome to my YouTube channel NMD CAT test. टॉप वर्कर है जो कि फ्रीज़र में स्टॉक चेक करता है और उसे स्टॉक चेक करते हुए ना 10 मिनट लग जाते हैं। तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। उसकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो 4 प्रोसेस उसकी बॉडी में होते हैं जो कि नीचे गिवन है। हमें इनको ऑर्डर देने के सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा। ऑप्शन सी इज़ राइट, यानी कि सबसे पहले जो टेम्परेचर रिसेप्टर होंगे हमारी स्किन पे वो चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे, देन वो ब्रेन को जो है इन्फॉर्म करेंगे। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है वो इसको डिटेक्ट करेगा, फिर वो मैसेज देगा हमारी, यानी कि मैसेज इन द इम्पल्स फॉर्म में जो है इम्पल्स एंड इम्पल्सिस टू द स्किन। इम्पल्सिस जो होती हैं वो मैसेज लेके आती हैं ब्रेन से और वो स्किन को जो है मैसेज देंगी कि भाई हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो जो है ब्लड वेसल जो हमारी स्किन में होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा कि लेस ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो जो हमारी स्किन के करीब हो रहा था बहुत तेज़ी से वो कम फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो है हीट लॉस भी कम होगा। फिर जो स्किन टेम्परेचर जो होगा हमारा वो बढ़ जाएगा। इस तरह से स्किन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था और इसमें भी वही सेम है। आप लोग मज़ीद देख लीजिएगा। बस जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। व्हेन द बॉडी इज़ टू कोल्ड स्किन आर्टीरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड बिकम नैरोअर, यानी कि वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है जिसकी वजह से दे ब्रिंग लेस ब्लड टू द स्किन। वो मतलब कि लेस ब्लड स्किन की तरफ लेके जाएंगी तो लेस हीट लॉस होगी और इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन। फ्रेश वाटर फिशेस मेंटेन दी वाटर बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग अ हाइपोटोनिक यूरिन। ये क्वेश्चन वैसे देखने में तो बहुत ईजी होता है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसकी लॉजिक्स को, कॉन्सेप्ट को हमें पहले क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड में गिवन है और जिससे बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सम अप करके लिख दिया है। आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक सैम्पल डाला है, इसको मैं पहले समझा देती हूँ। आप लोग ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि जो सर्किल है ये एक फ़िश है। कौन सी फ़िश है? फ्रेश वाटर फ़िश। अच्छा, इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है और इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है हाइपोटोनिक, यानी कि सॉल्ट कम और वाटर ज़्यादा। सो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फिशेस के अंदर आएगी बॉडी के ज़रिए। अच्छा, अब वाटर कंटिन्यूसली आ रही है तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना है। मेंटेन तो हो गई सॉल्ट की कंसनट्रेशन। अब वाटर को कैसे मेंटेन करेंगे? अगर वाटर को मेंटेन नहीं करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करवाएंगे हम लोग, तो वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ती रहेगी और फ्रेश वाटर फिशेस ब्लो अप लाइक बैलून्स। तो क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन करवाने के लिए सबसे पहले जो है फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं हाइपोटोनिक यूरिन को पास करेंगी। हाइपोटोनिक यूरिन मतलब सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से किडनी जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि फ्रेश वाटर फिशेस को वाटर की ज़रूरत ही नहीं होती। हाइपो का मतलब होता है कि लेस सॉल्ट एंड मोर वाटर। फ्रेश वाटर फिशेस का हाइपोटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन आएगी। एंड यानी कि जब वाटर बाहर से अंदर जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस वैसे प्लांट्स में होता है, प्लांट में हम लोग कहते हैं, एनिमल्स में तो कहते ही नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं MCAT की तैयारी करते हैं तो कंपेयर करना पड़ता है इस वजह से। और फ्रेश वाटर फिशेस वाटर को ड्रिंक नहीं करती। अच्छा, जब वाटर एक्सक्रीट होगा हाई अमाउंट में तो जाहिर सी बात है मिनरल्स और सॉल्ट भी ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट हो जाएगा, तो उसको ओवरटेक करने के लिए जो है गिल्स और किडनीज जो हैं आयंस को अपटेक कर लेती हैं। विच ऑफ दीज आर मोस्ट लाइकली टू एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड नाइट्रोजिनस वेस्ट। अच्छा, इसमें से हमें बताना है कि वो कौन
सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, सेमी सॉलिड नाइट्रोजनस वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। देखिए, यूरिक एसिड, सेमी सॉलिड नाइट्रोजनस वेस्ट को हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड, और इन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इनकी एग्जाम्पल्स भी मैंने मेंशन कर दी हैं: बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टेरिस्टेरियल इंसेक्ट्स एंड स्नेल्स। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट। द पॉइंट एट विच प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इज ग्लोमेरुलस। अच्छा, इसका भी रीज़न मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन कर दिया है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल ये डायग्राम में है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ऐड किया है कि वाई डज अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलस। अच्छा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में ही क्यों होती है? ग्लोमेरुलस के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें पोर्स होते हैं जिसमें जो है ब्लड जो है फिल्टर होके इजीली एग्जिट हो जाता है। द नेट प्रेशर ग्रेडियंट विद इन द ग्लोमेरुलस फोर्सेस ब्लड, यानी कि जो नेट प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस में वो फोर्स करती हैं ब्लड को कि वो कैप्सूल और इस कैप्सूल स्पेस में जो है चला जाए और फिल्ट्रेट बनाए। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलस। डैश इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। लूप ऑफ हेनले। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट नहीं हो सकता है, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि यूरिन जो है हमारा रीअब्जॉर्ब होता है, उसमें से वाटर जो होती है रीअब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में जाती है, बाकी का यूरिन जो है वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें है कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। लूप ऑफ हेनले, इसकी जो मतलब कि एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आंसर इज सी। हाउ डज द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्पैक्ट यूरिन कंसंट्रेशन। ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया ऐसे रीज़न के तौर पर, जो कि पिछली स्लाइड से कंपेयर है। मतलब कि जितनी ज़्यादा लूप ऑफ हेनले की लेंथ होगी उतना ही वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होगा और उतना यूरिन जो है कंसनट्रेटेड होगा। अगर लूप ऑफ हेनले कम होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यूरिन डाइल्यूट यूरिन पास होगा। लूप ऑफ हेनले जो होता है लॉन्ग यू शेप पोर्शन में होता है दैट कंडक्ट द यूरिन विद इन ईच पोर्शन ऑफ द किडनी ऑफ रिप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। अच्छा, कौन से एनिमल्स होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ शॉर्ट होती है? मोस्टली वो एनिमल्स जो कि पानी में ज़्यादा होते हैं और अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, और जैसे कैमल्स वगैरह हो गए तो उनमें लॉन्गर लूप ऑफ हेनले वाले नेफ्रॉन होते हैं। और हमारे अंदर कौन से होते हैं? हम लोग तो मैमल्स हैं, तो हमें दोनों ही होते हैं, शॉर्टर भी और लॉन्गर भी। जिसका मेडुलरी नेफ्रॉन जिसका लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होता है, और जिसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसका शॉर्टर लूप ऑफ हेनले होता है। Those animal which cannot maintain their own temperature are known as poikilotherm। इनका एक और दूसरा नाम होता है, उसको कहते हैं हम लोग एक्टोथर्म। ये लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन खुद नहीं करते हैं, बल्कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेड होते हैं। एक्टोथर्म डिपेंड मेनली ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि ये लोग डिपेंडेड होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया। डैश फिशेस डू नॉट ड्रिंक वाटर। इस वजह से मैंने ये वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पिछली स्लाइड में मेंशन कर दिया था। मैंने कहा था वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उनको कवर कर लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लें और उनके कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। कौन सी फिशेस पानी को ड्रिंक नहीं करती? फ्रेश वाटर फिशेस। क्यों नहीं करती? क्योंकि इन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है और एक्सटर्नल हाइपोटोनिक होता है, तो वाटर कंटिन्यूसली बाहर से अंदर इनकी बॉडी के थ्रू आती रहती है। अच्छा स्टूडेंट, फ्रेश वाटर फिशेस नेवर ड्रिंक वाटर बिकॉज देयर बॉडीज आर सॉल्टेड देन द सराउंडिंग वाटर। सो वाटर जो है कंटिन्यूसली एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए इनकी बॉडी में आता रहता है। अगर ये अपना वाटर की रेगुलेशन नहीं करेंगी, लाइक ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करेंगी, तो इनकी बॉडी जो है बैलून्स की तरह, और ये बैलून्स की तरह ब्लो हो जाएंगी। तो इसका प्रोसेस होता है कि वाटर एक्सक्रीट होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में और एक्सेस अमाउंट में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन।
During which process does the body lose heat by evaporation of water? Sweating. सिंपल है. The body lost heat through evaporation of water from your skin if it is wet, means sweating. If your clothing is wet, you will also lose some body heat through evaporation and through respiration, breathing when the body temperature is higher than 37 degrees Celsius or 99 Fahrenheit. वही बात है कि अगर हमारी बॉडी से जब पसीना एवोपरेट होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है. अगर हमारे कपड़े कुछ गीले होंगे तो तब भी जो है बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस करेगी थ्रू द एवोपरेशन एंड थ्रू रिस्पायरेशन भी होता है कि हीट लॉस होती है. ये प्रोसेस कब होगा? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होगा. What happens when the core temperature of the body increases in diameter of superficial blood vessel and urine production? यानी कि इसमें पूछा गया कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी वेजल्स में क्या फ़र्क होगा और यूरिन में क्या फ़र्क होगा. जाहिर सी बात है, जब हम व्हाट हैपन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे नॉर्मल करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है? वेजो डायलेशन होती है, यानी कि वेजल्स क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, इंक्रीज़. कौन सा प्रोसेस होता है? ये वेजो डायलेशन. और यूरिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हमारी बॉडी से वाटर कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट, तो इस वजह से जो है कलेक्टिंग डक्ट्स से जो है ना वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा और हमारा जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में जाएगा, यानी कि उसमें वाटर कम होगा, डिक्रीज़. इस वजह से यूरिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी. एक्सप्लेनेशन में पूरी वही कहानी बताई हुई है कि व्हाट हैपन टू योर ब्लड वेजल इफ टेम्परेचर इंक्रीज. इन वार्म टेम्परेचर्स दीज सेम ब्लड वेजल्स डायलेट और वाइडन इंक्रीजिंग द फ्लो टू ब्लड टू द सरफेस ऑफ द स्किन. यानी कि वही अगर हमारा ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड हमारी स्किन के करीब से वेजल में से पास होगा, जिसकी वजह से हीट लॉस ज़्यादा होगा. डज यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग समर. यानी कि इसमें पूछा गया कि यूरिन की प्रोडक्शन क्या इंक्रीज़ हो जाएगी जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है? तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी से ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग वाटर लॉस हो रहा होता है, तो यूरिन जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में पास होता है, यानी कि यूरिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है. ड्यूरिंग समर व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ हाई वी लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. देखिए वही पॉइंट आई है कि स्वेट के फॉर्म में हम लोग जो है ना वाटर को लॉस कर देते हैं. Where is urea made in the human body? Liver. The liver produce several chemical enzyme. लिवर बहुत सारे केमिकल एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो यूरिया होता है वो एज a form of urine पास आउट हो जाता है. From which of the following is urea form? Protein. When you eat protein, the body breaks them down into amino acid. ठीक है, अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन टूटता है तो अमाइनो एसिड बन जाते हैं. अमोनिया इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम लेफ्ट ओवर अमाइनो एसिड. अच्छा, अमोनिया इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम लेफ्ट ओवर अमाइनो एसिड, यानी कि जितना अमाइनो एसिड बच जाता है उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है. एंड इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो इसको भी ज़रूरी है कि बॉडी को रिमूव करना चाहिए क्योंकि अमोनिया ना हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि अमोनिया ना सॉल्युबल नहीं होता और उसको सॉल्युबल करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस में अमोनिया एक्सक्रीट होता है तो जो है ना उनमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उन्हें कोई मसला नहीं होता, लेकिन हमें मसला हो सकता है.
Which of the following is an example of excretion? Removal of feces from alimentary canals. In a kidney machine, which of the following passes from the blood to the dialysis fluid? यानी कि किडनी मशीन में वो कौन सी चीज़ है जो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में आती है? यूरिया। क्योंकि डायलिसिस की हमें ज़रूरत ही तब पड़ती है जब हमारा किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा होता है। फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता है तो यूरिया जो होता है हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे मसले हो जाते हैं। इस वजह से डायलिसिस फ्लूइड एक मशीन का प्रोसेस होता है। एक बैग छोटा सा लगाते हैं, उसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है। As the dialysis fluid has no urea, dialysis fluid में यूरिया नहीं होता. There is a large concentration gradient, meaning that the urea moves across the partially membrane from the blood to the dialysis fluid by diffusion. Diffusion के जरिए आ जाती है. This is very important as it is essential that urea is removed from the patient. About 170 liters of fluid are filtered by the kidney every day. यानी कि 170 लीटर का जो फ्लूइड होता है हमारी किडनी हर दिन फ़िल्टर करती है, जिसमें से 1.5 लीटर जो है हम लोग 1.5 लीटर जो है एक्सक्रीट होता है. बाकी का जो रिमेनिंग है फिर वो कहाँ गया? इतना सारा तो किडनी ने फ़िल्टर किया. जो बाकी का जो होता है इट इज़ रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है. द रिमेनिंग fluid is reabsorbed by the kidney through the proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. ADH increases dash of dash from the collecting duct. ADH का increase करता है. A B C D absorption, diffusion, absorption of water from the collecting duct. कब करता है? अच्छा, एडीएच काम कब करता है? ज़्यादा काम कब करता है? एक्टिव कब होता है एडीएच? ड्यूरिंग समर सीज़न, क्योंकि समर सीज़न में हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इस वजह से एडीएच जो है गर्मियों में ज़्यादा काम करता है ताकि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स. ADH is the primary hormone responsible for tonicity homeostasis. Therefore, slight elevation in osmolarity result in the secretion of ADH. ADH acts as primarily in the kidney to increase water reabsorption, thus returning the osmolarity to the baseline. यानी कि वही पूरी कहानी है सिंपल, जो कि मैंने बता दी थी आप लोग को पिछली स्लाइड में. A cell whose internal salt concentration is 0.3 liter is placed in a solution having a salt concentration 0.5. The solution is. अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं कि एक सेल है जिसका इंटरनल सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है, एक सेल है जिसका इंटरनल सॉल्ट की कंसनट्रेशन है 0.3 और उसको ऐसे सॉल्यूशन में हमें प्लेस कर दिया है जिसकी सॉल्ट की कंसनट्रेशन है 0.5. यानी कि अब सॉल्यूशन कैसा होगा? दोनों में देख लेते हैं कि इसकी सॉल्ट की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक होगा. और सेल की कंसनट्रेशन क्या आती है? 0.3. आ सेल 0.3, ठीक है. आ सेल हुज इंटरनल सॉल्ट कंसनट्रेशन है 0.3, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वह हाइपरटोनिक होगा एज़ कम्पेयर टू. इन इंटरनल सॉल्यूशन देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इंटरनल सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसनट्रेशन 0.3 है और एक्सटर्नल सॉल्यूशन में 0.5 है. इंटरनल सॉल्यूशन जो है सेल है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक टू द सेल. कीवर्ड क्या है? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर. हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज़्यादा सॉल्ट और लेस वाटर, हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस सॉल्ट और मोर वाटर. अच्छा, इसमें बताएं वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि वाटर जो है सेल से बाहर इन्वायरमेंट में आएगा.
अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो ये कौन से एनिमल में होगा, यानी कि कौन सी फिशेस में होगा, मैरीन फिशेस में प्रोसेस होगा, और इसको हम लोग कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस प्लांट सेल में। इन मैमलियन किडनी द पिरामिड्स आर सीन इन मेडुला। पिरामिड्स क्या होते हैं, मतलब कि ट्रायंगल लाइक होते हैं और वो मेडुला में पाए जाते हैं। मेडुला किडनी का पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, लाइटर होता है ये, और कॉर्टेक्स जो होता है डार्कर होता है और आउटर होता है। कॉर्टेक्स जो है आउटर पार्ट होता है, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इनर कौन सा आउटर कौन सा है। तो सी को जो है ना हम लोग जैसे बना दें ओ, सी ओ की तरह होता है, तो मतलब कि ओ से आउटर तो सी से कॉर्टेक्स। रीनल पिरामिड्स आर किडनी टिश्यू दैट आर शेप लाइक कोन्स, यानी कि वही पूरी कहानी है, पूरा सब कुछ बता दिया गया है कि किडनी इसमें पिरामिड्स होते हैं, उनका शेप जो है कोन लाइक होता है। और अगर किडनी में पिरामिड्स पाए जाएंगे तो उनको मेलफिजियन पिरामिड्स कहेंगे। बिटवीन द 7 and 18 पिरामिड्स एग्जिट इन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी, यानी कि ऑलमोस्ट 7 से 18 पिरामिड्स जो होते हैं इनरमोस्ट हमारी किडनी में पाए जाते हैं, जिनको हम रीनल मेडुला कहते हैं। इन ह्यूमंस देयर आर यूजुअली ओनली 7 ऑफ पिरामिड, यानी कि ह्यूमंस में बस 7 ही पिरामिड्स होते हैं। द 3 मेजर बॉडी फ्लूइड मैनेज बाय द लीवर आर, अच्छा 3 मेजर कौन से बॉडी के फ्यूल हैं जो कि लीवर मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट तो मस्ट, प्रोटीन भी बताया था कि प्रोटीन अमोनिया में टूटता है, फिर प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटता है, फिर अमाइनो एसिड अमोनिया में, फिर अमोनिया से यूरिया, फिर यूरिया से एक्सक्रीट। कार्बोहाइड्रेट से शुगर्स बनती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं। एंड देन फैट्स। इन ह्यूमंस एक्सेस नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय मेनली कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिया, यानी कि हम इन ह्यूमंस की बात की है, इंसानों की बात की है, तो एक्सेस नाइट्रोजन जो होता है वो यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर, फिर वो एक्सक्रीट। डैश हार्मोन रेगुलेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ सोडियम फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, अच्छा किडनी के अंदर जो सोडियम को रेगुलेट करने का काम करता है तो वो हार्मोन, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं एल्डोस्टेरोन। ADH कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और ये वाटर रीअब्जॉर्ब करवाता है। अच्छा जब हम लोग हाई स्टडीज़ पढ़ेंगे ना उसमें मेंशन होता है कि ADH और वेसोप्रेसिन का एक ही काम होता है। वेसोप्रेसिन यानी कि वेसल्स को प्रेस कर देना, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ब्लड मैंने कहा था कि वेसो कंस्ट्रिक्शन में ब्लड कम फ्लो होता है, इस तरह से वेसोप्रेसिन में वाटर जो है कम फ्लो होके जो है यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तो इसका मतलब एक ही काम हो गया, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरोन causes an increase in salt. Aldosterone causes an increase in salt and water reabsorption into the blood stream from the kidney, thereby increasing the blood volume, restoring salt level and blood pressure. यानी कि एल्डोस्टेरोन का काम होता है सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कराना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन। इन ह्यूमंस वाटर इज़ फाउंड इन द ग्लोमेरुलस, इन ह्यूमन वाटर कहाँ का फाउंड होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन होता है या यूरिन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में भी होता है, नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब भी होता है और इन द यूरिन में भी होता है। वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है यूरिन में, आई थिंक 90% होती है। तो सारे प्रेशर फिल्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, अच्छा ये मैंने बताया था कि पीछे कि वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, तो उसमें बताया गया था कि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नेट ग्रेडियंट प्रेशर, जिसकी वजह से वहाँ से जो है फ़िल्टर होकर अमाउंट ईजीली एग्जिट हो जाता है। तो इस वजह से देखिए अभी MCQs आ गए, तो इसलिए मैंने इतने लॉजिकल और रीजनिंग के क्वेश्चंस डाले हैं। आप लोग एक बार उनको पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको ये क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे। Glomerulus filtration is the first step in making urine simple. It is the process that your kidney use to filter excess fluid and waste products out of the blood, यानी कि excess fluid और waste product out of the blood से जो बाहर आता है उसको फिल्टर करता है किडनी और फिर यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। Collecting tubules of the kidney so they may be eliminated from your body, फिर collecting duct और collecting tubule से पास होते हुए यूरिन जो है एक्सक्रीट हो जाता है। The type of kidney stone which can also cause infection in kidney are 25%
किडनी स्टोन ऐसा होता है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अच्छा, कौन सी किडनी स्टोन होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और कौन सा होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है? इन्फेक्शन का मतलब कि यूरिन में ब्लड आने लगता है। एक ऐसा स्टोन होता है और एक ऐसा स्टोन होता है जिसमें यूरिन में ब्लड नहीं आता। तो दो तरह के स्टोन होते हैं, एक स्टोन होता है ओवल शेप में और एक स्टोन होता है जिसकी जो है ना शार्प एजेस बने हुए होते हैं। तो जो शार्प एजेस वाला स्टोन होता है ना, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है किडनी में। उसकी क्वांटिटी होती है, मतलब कि उसकी परसेंटेज 25% होती है। The point at which the renal artery enter and renal vein leaves the kidney is known as artery vein hilum part है यहाँ पे। renal artery enter and renal vein leave। liver can also store which of the following vitamin? liver इन सारी विटामिन को स्टोर करता है। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। यहाँ पे वो टॉपिक एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।